प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेशन बढ़ाने के लिए, डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं कि यहाँ पर POS मशीनें इंस्टॉल की जा रही हैं। यहाँ पर टैक्सेशन के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, डॉक्टरों से कैसे लिया जाना है या दीगर जितने भी रिटेलर्स हैं। तो इस सब का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर टैक्सेशन इकट्ठी होगी या नहीं होगी, और उसमें जो खौफ व हरास फैला हुआ मार्केट में, ये सारी चीज़ें जो है वो आज प्रोग्राम में शामिल होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मियां उमैर अज़मत साहब मौजूद है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बीट करते हैं। उमैर साहब, ये आजकल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़ा एक्टिव हुआ है, कोई ना कोई रिटेलर सेल किया होता है, कोई स्वीट शॉप सेल हो गई, कोई मज़ीद स्टोर्स हो गई, तो ये क्या वजूहत है? शुक्रिया रहमान। देखें, जिस तरह से आपने अपने गुफ्तगू के आगाज़ में ही कहा कि FBR की जानिब से मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ताख़ीर का शिकार है, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आयत। देखें, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए मईशत की। पाकिस्तान में मजमूई इकानमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इस वक्त भी ब्लैक इकानमी में चल रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान में कैश इकानमी है कि बहुत सारा कारोबार हमारे यहाँ जो है वो कैश की सूरत में हो रहा है, और उसकी वजह से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि एक्चुअल पाकिस्तान की मईशत कितनी है, कितना कारोबार हो रहा है, लोगों के पास कितना पैसा है, उनके ज़राए आमदन क्या है, और उसके साथ साथ जो लोग कारोबार कर रहे हैं और उनका जो टैक्स सिस्टम है उस सब का अहाता जो है वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें पेपरलेस या फिर डॉक्यूमेंटेड इकानमी चाहिए, जिसके लिए मंसूबे तो काफ़ी अरसे से बन रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 साल से बात चल रही थी कि जो शहरियों को सर्विसेज फराहम करने वाले 149 बड़े शोबाजात हैं, जिसमें सरकारी और नीम सरकारी शोबाजात भी शामिल हैं, उन सब को इंटीग्रेट किया जाएगा FBR के साथ। जिस तरह बड़े बड़े महकमे हैं, PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान PTCL है, या इस तरह दीगर जो सर्विसेज फराहम करने वाले शहरियों को इदारे हैं, ताकि अगर कोई शहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करता है तो उसका डेटा बराह रास्त FBR के पास हो। रेल में अगर एग्जेक्टिव सफ़र बार बार किया जाता है तो उसकी तफसीलात बराह रास्त FBR के पास हो, ना कि FBR फ़र्दन डेटा लेने के लिए उन शहरियों के पास जाए। कुछ चीज़ें तो थर्ड पार्टीज़ होना शुरू हो चुकी हैं काफ़ी अरसे से, जिस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का डेटा है, उसके साथ साथ एक्साइज से व्हीकल्स का डेटा है, इसी तरह जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ का इंतकाल होता है तो तमाम डेटा जो है वो FBR के पास पहुंच जाता है। लेकिन ये ना काफ़ी है, उसके साथ साथ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उन सब का डेटा भी FBR के पास होना चाहिए। तो ये एक पेशरफ्त हुई है कि 14 बड़े। मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो फाइलर्स नॉन फाइलर्स दोनों का लिया जा रहा है या सिर्फ फाइलर्स का? देखिए रहमान, अभी तक जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो सिर्फ फाइलर का लिया जा रहा है। ताहम अगर किसी अकाउंट में बड़ी बड़ी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो नॉन फाइलर है, वहाँ पे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो फिर उस पर कोई एक्शन होता है या उसका डेटा हासिल किया जाता है। लेकिन ये शरह जो है वो बहुत कम रेयर है। आम तौर पे 5, 10, 20 लाख ट्रांजैक्शंस करने वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है अगर वो नॉन फाइलर है या अनरजिस्टर्ड है। तो अभी ये जो 14 सेक्टर के हवाले से पेशरफ्त हुई है, तो ये 14 बड़े सेक्टर हैं जो कि शहरियों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, निजी सतह पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं। तो आप देखें ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है, मगर वहाँ से टैक्स की शरह बहुत कम आ रही थी। इसके साथ साथ मसाज सेंटर्स हैं और दीगर जो हेयर सैलून्स तो नहीं हैं, लेकिन अभी जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उसके साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं, उन तमाम में अगर POS जो कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, पहले सेल्स टैक्स के अंदर चल रहा था, अब इनकम टैक्स के अंदर भी इसको मुतारिफ करवाया जा रहा है कि उनके जो इनवाइसिंग सिस्टम है, जहाँ से ख़रीदारों को बिल जारी किया जाता है कि आपने कोई सर्विस हासिल किया तो उसका इतना बिल है, बिल जनरेट होता है, तो वो FBR के साथ ऑनलाइन लिंक होगा, और फिर जो ही वो कोई बिल जनरेट किया जाएगा तो उसकी फौरी तफसीलात FBR तक भी पहुंच जाएंगी, और FBR इस बात का अंदाज़ा लगा सकेगा कि एक हॉस्पिटल है, एक क्लिनिक है, वहाँ पर कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, उनसे कितनी फ़ीस वसूल की जा रही है, उसके अगेंस्ट कितना टैक्स दिया जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। पिछले दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे सख्ती की गई है, तो वहाँ पर FBR ने अपने नुमाइंदे भेजे इस बात को चेक करने के लिए कि कितना कारोबार हो रहा है। तो एक प्राइवेट क्लिनिक जहाँ से एनुअल टैक्स पिछले साल 50,000 रुपये दिया गया, तो उसकी उस एक दिन की जो आमदन थी वो 5 लाख रुपए से ज़ायद थी।
ठीक है, अब काउंट करें उसकी एक साल की इनकम कितनी बनेगी और उस पर टैक्स कितना बनेगा। आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या जो है वो एक बजट बनाए हुए है कि इतना जो है वो हमें इकट्ठा हो सकता है साल का? देखिए रहमान, ये तो वफाक की तरफ से ही इस पे किया जाता है। अभी ये बिल्कुल इब्तदा में है कि ये 14 बड़े सेक्टर्स जो है इनको पहले रजिस्टर्ड किया जाएगा या इंटीग्रेट किया जाएगा और फिर बाद अज़ां इस बात का तखमीना लगाया जाएगा कि इनसे कितनी टैक्स आमदन जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। अभी तो यहाँ पे कारोबार का अंदाज़ा ही नहीं है कि इन लोगों का बिज़नेस कितना है, क्योंकि सारा कुछ अनडॉक्यूमेंटेड चल रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होंगी तो फिर ही उसके बाद एग्जैक्ट फिगर्स सामने आ सकेंगे कि कितनी टैक्स कलेक्शन जो है वो इससे बढ़ सकती है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अली वान साहब हमारे साथ मौजूद है और बात हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत टैक्सेशन बढ़ाई जा रही है, तो इसमें कोई पब्लिक को, कोई ताजरों को, बिजनेसमैनों को कोई रिलीफ भी दिया जा रहा है या नून लीग बस टैक्सेस ही बढ़ा रही है? तो अली वान साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो क्या कहेंगे, PMLN का क्या प्लान है लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए? अब्दुर्रहमान साहब, पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरा टाइम देने की जहाँ तक बात है कि वो सियासतदान नहीं है जो मीडिया को टाइम ना दे, और दूसरा ये कि इस वक्त जो पाकिस्तानी सूरत हाल है को पता होना चाहिए कि FBR को ना सिर्फ हमें उनके फाइलर बनना चाहिए, बल्कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके टैक्स आवाम पेड ना करे। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये स्केजुअल हमने बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ये आवाम का पैसा हमेशा आवाम के अंदर लगना है और लगेगा, जिसमें आपको फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी आपके सामने तरक्याती काम हो रहे हैं उसकी एक मुँह बोलता सबूत है भाई। तो इसमें ये भी बता दीजिएगा थोड़ा कि बिजनेसमैनों को लेके, ताजरों को लेके कोई रिलीफ देने के हवाले से भी कोई इकदाम होंगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, जब आप फाइलर बनेंगे तो उसके अल्टरनेटिव आपको बिल्कुल उसका जो है वो टैक्स के एवज जो है आपको फाइलर होने के बाद आपको पूरा सब्सिडी मिलेगी, वो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। और ना सिर्फ ये, क्योंकि हमने कभी दावा नहीं किया, काम किया है, तो आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की बात की है। एक तनकीद ये भी होती है कि यहाँ पर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जिस वजह से काम नहीं चल पाते। ऐसी कोई बात नहीं है, जब आपकी कोई भी चीज़ का आपने सिनेरियो देना हो तो ज़ाहिर है उसके ऊपर फंडिंग भी होती है, उसके ऊपर काम भी होता है, उसके ऊपर सारी डिटेल और चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि जिस तरह हम एक पूरी पॉलिसी चेयरमैन FBR और उसकी पूरी टीम और जिस तरह उनके आगे शहरों में भी लगाए हुए डायरेक्टर हैं, तो उनको पूरी एक क्लास दी जाती है, उसके हवाले से पूरे मुल्क में काम चलता है और होता है। बिल्कुल। तो फैसलाबाद में डेवलपमेंट के हवाले से PMLN क्या करने जा रही है आने वाले दिनों में? मार्च के एंड में और अप्रैल के शुरू में इंशाल्लाह फैसलाबाद में जिस तरह घंटा घर है उसको मॉडल बनाया गया है, और इस तरह कचहरी बाज़ार है, इस तरह PHA के मुख्तलिफ और रोड्स मैप्स हैं, और आपकी जितने डेवलपमेंट हैं वो आपको मुकम्मल होती हुई नज़र आ भी रही है। और 3 माह के अंदर का प्रोजेक्ट था, ये तकरीबन पूरा हो जाएगा और आपको अप्रैल के एंड में ये जो है मुकम्मल फैसलाबाद ज़बरदस्त नज़र आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जिस हवाले से PMLN की जानिब से जो काम किया जा रहा है शहर के लिए, जिस तरह से टैक्सेशन के हवाले से या डिजिटलाइजेशन के हवाले से, उस पर भी बात की जा रही है। तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर इरफान साहब मौजूद है, सीनियर यहाँ पर डॉक्टर हैं लाइट अस्पताल के। वक्तन फ़वक्तन जो भी डॉक्टरों के इश्यूज़ आते हैं उस पर अपना जो है वो बड़ा एक भरपूर मौक़िफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो ख़जाना भरने के लिए इक़दाम किया गया था, POS मशीनें लगाने का, टैक्स नेट में लाने का डॉक्टरों को, अस्पतालों को, तो उसका क्या रिएक्ट आया? डॉक्टरों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, तो इसका एक्चुअल मसला क्या है वो जानते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स लगाने जा रही है, POS मशीनें लगाने जा रही है, तो इसमें मसला क्या आ रहा है डॉक्टर हजरात को या अस्पतालों को? जहाँ तक POS का ताल्लुक है, सबसे पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल, डॉक्टर्स कोई भी चीज़ बेचते नहीं हैं, डॉक्टर सिर्फ अपनी सर्विसेज देते हैं पेशेंट को, और जब कोई चीज़ बेचते नहीं है तो पॉइंट ऑफ सेल कोई बनती ही नहीं है। अब ज़ाहिर बात है, अगर पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे तो FBR अपना टैक्स लेगा,
और 16% सेल टैक्स उस पर लगेगा। अब मुझे बताएं, एक डॉक्टर एक पेशेंट को देख के दवाई देता है, उस पर वो किस चीज़ का 16% सेल्स टैक्स दे? वो कौन सी चीज़ पेशेंट को बेच रहा है? वो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा है। हमारा भी पहले यही मुतालबा था, हमने पहले FBR से मुलाकात भी की, हमारी मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, उस पर हमने अपना सॉलिड मौक़िफ़ पेश किया कि डॉक्टर्स POS लगाने के लिए अहल नहीं हैं। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, ये पेशेंट की खिदमत करते हैं, उनको एक अपनी ओपिनियन देते हैं उनकी बीमारी के बारे में, और उसके ऊपर आप पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगा सकते। उन्होंने हमारे पॉइंट को एग्री भी किया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड और हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ सेल डॉक्टरों से निकल जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और जहाँ तक FBR का ताल्लुक है, तो सबसे पहले इसने डॉक्टरों पर ही हमला किया था। मुख्तलिफ पेशेंट के जो क्लिनिक हैं और डॉक्टरों के जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अपने बंदे बिठा दिए, जो कि पेशेंट से सवाल करते थे, जवाब करते थे, उनकी फ़ाइलें देखते थे, जो कि हाईली अनएथिकल। एक पेशेंट का मर्ज़ डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान एक राज होता है, उसको इस राज को कोई अफशा नहीं कर सकता। अगर कोई भी तीसरा शख्स उसकी फ़ाइल को देखेगा तो ये मेडिकल और अखलाकी तौर पे इंतहाई अनएथिकल चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो प्राइवेट हस्पताल है, अगर उनकी बात करें तो वो तो सर्विसेज नहीं बेच रहे ना, वहाँ पर लगने में फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए? मसला प्राइवेट हॉस्पिटल बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, आप उनसे टैक्स ले सकते हैं, ज़ाहिर बात है आमदन के हिसाब से जितने % टैक्स है वो देने के मजाज हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठते हैं, जो पेशेंट को देखते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं वो डॉक्टर दे रहे हैं। डॉक्टर चाहे अपने क्लिनिक में सर्विसेज दे रहा है, किसी NGO में दे रहा है, किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में दे रहा है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, कभी भी सर्विसेज पे टैक्स नहीं होता। आप मुझे बताएं कितने POS वकला पे लगे हैं? वकला अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके अगेंस्ट वो अमाउंट भी लेते हैं, और वो डॉक्टरों से कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक भी वकील के POS नहीं लगा और वहाँ और लॉयर्स को PSO में शामिल नहीं किया गया, तो डॉक्टर्स को POS में क्यों शामिल किया जा रहा है? सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि ये अपनी यूनिटी शो नहीं करते, इस वजह से किया जा रहा है कि ये गुंडागर्दी नहीं करते, इस वजह से किया जा रहा है कि वकला के चैम्बर में आप दाखिल नहीं हो सकते, और डॉक्टर बेचारे शरीफ पढ़े लिखे लोग हैं, आप इजीली उनके हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ यही वजह है, इसके अलावा मुझे तो और कोई वजह नज़र नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ डॉक्टरों पे बड़ी तनकीद भी की जाती है कि जैसे बड़े बड़े मशहूर जो डॉक्टर्स हैं 3000 5000 तक फ़ीस जो लेते हैं महज मरीज़ को चेक करने के हवाले से, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम जैसे आपने सर्विसेज के हवाले से बात करें, अगर कोई मज़दूर की तनख्वाह जो एक दिन की बनती है, अगर उसके बराबर अपनी फ़ीस लेता है तो वो तो चले डिफेंडेबल है कि 500-1000 रुपये तक। अगर बहुत ज़्यादा फ़ीस है तो उसको टैक्स नेट में नहीं आना चाहिए? टैक्स नेट में जहाँ तक पहले नंबर पे इसमें 2 क्वेश्चन है, एक फ़ीस का और एक वो। अब जारी बात है हर डॉक्टर की फ़ीस उसने खुद सेट की हुई है। अब आप एक चाय का कप पीते हैं, आप 5 स्टार होटल से पीते हैं 1200 रुपये का, आप एक ढाबे से पीते हैं 60 रुपये का, आप किसी 1 स्टार होटल से पीते हैं 100 रुपये का। वो सबकी सर्विसेज देने का मेयार मुख्तलिफ है। वो कोई चारपाई पे बिठा के देगा, कोई आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में बिठा के देगा। यही डॉक्टर्स अगर फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर आपको सहूलत दे रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है किसी ने वहाँ पर एयर कंडीशन लगाए हैं, वहाँ पर बैठने की अरेंजमेंट ज़्यादा है, टोकन सिस्टम चल रहा है, वो सारा, लेकिन पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर की फ़ीस 300 से लेकर 5000 रुपये तक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 300 जो डॉक्टर ले रहे हैं उनको चेक करवाएं। आप क्यों अपनी चादर से पाँव फैलाते हैं? अगर एक FCPS डॉक्टर, सपोज एक FCPS हमारी डिग्री है जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है, वही 5000 वाले डॉक्टर ने ली होती है, वही 1000 रुपये वाले में ली होती है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्यों आप लोगों को शो ऑफ करते हैं कि जी मैंने 5000 फ़ीस वाले डॉक्टर को चेक करवाया? ये सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की साइकोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताना होता है कि हमने बहुत महंगे डॉक्टर से चेक करवाया। हालांकि क्वालिटी वाइज, सर्विसेज वाइज, जो तशखीस वाइज, वही तशखीस 1000 जो डॉक्टर फ़ीस ले रहा है उसने करनी है और वही 5000 वाले ने करनी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपना स्टेटस लाना चाहते हैं, चाहे तो आप एक आम होटल से भी पी सकते हैं 100 रुपये के कप पे। सब ट्रस्ट भी तो मैटर करता है ना, कि एक भी आपका ट्रस्ट भी तो बन चुका होता है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास पहली दफ़ा जाएंगे, ट्रस्ट पहली दफ़ा तो नहीं होता, पहली दफ़ा तो सिर्फ आप सुन सुना के जाते होते हैं। तो जब आपने एक डॉक्टर के पास गए हुए हैं, अगर आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो आप क्यों उस पर जाते हैं? ज़ाहिर बात है डॉक्टर का काम है कि तशखीस करना, और ज़ाहिर बात है जो कम फ़ीस लेते हैं उनके पास ज़्यादा पेशेंट हो रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा सेहत याब हो रहे होते हैं।
तो इस वजह से ये आपके स्टेटस पर डिपेंड करता है कि आपने अपने ख़ानदान, अपने फैमिली को क्या बताना है। आपने अगर बताना है कि जी हम बहुत महंगे डॉक्टर को चेक कराया, हमने बहुत महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और इसको शो ऑफ करना चाहते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ आप इलाज करवाना चाहते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो बड़े कम कीमत में करते हैं। ट्रस्ट हॉस्पिटल हमारे जितने भी हैं वो बड़ी मामूली कीमत में आपको हर फैसिलिटी मुहैया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस आते हैं कि यहाँ पर जो आपने एहतजाज की कॉल भी दी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर ये वापस नहीं होता तो एहतजाज होगा, तो इस हवाले से कोई प्लान है? इस हवाले से अभी तो रमज़ान था, इस वजह से हमने इस पर कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले हमने एहतजाज भी किया, हमने मुजाहरा भी किया, हमने अपने क्लिनिक और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद भी रखे हैं और उसके नतीजे में हमारी मुलाकात हुई थी जहां हमें श्योर करवाया गया था कि पॉइंट ऑफ सेल डॉक्टर के क्लिनिक और हॉस्पिटल में नहीं लगेंगे। उसकी वजह से हमने अपनी स्ट्राइक की कॉल भी वापस ले ली थी और हमने FBI के साथ मुकम्मल ताउन किया था। हमने कहा था कि हम खुद डॉक्टरों के पास जाएंगे, हम खुद हॉस्पिटल के पास जाएंगे, अगर कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल जो टैक्स उनका बनता है नहीं दे रहा तो हम लेके देंगे, और हमने लेके दिया। हमने कई हॉस्पिटल और कई डॉक्टर से जो टैक्स बनता था वो लेके FBI के अकाउंट में जमा करवाया, लेकिन इसके बदले जो हमारे साथ वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया। अब रमज़ान के बाद इसमें हम अपना लाएअमल देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानब डॉक्टर को मसीहा भी कहा जाता, बहुत सी जानें बचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जानब एक ये लेमैन की राय होती है कि यहाँ पर डॉक्टर जो वो बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी अद्वियात वैसे ही लिख के दे रहे होते हैं ताकि मेडिसिन कंपनीज़ को, लेबार्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचे, और उस वजह से डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी राय बन रही होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक चीज़ होती है राय बनना, दूसरी बात है सारे डॉक्टर फरिश्ता नहीं होता। किसी जगह भी कोई शोबा देख लें, फरिश्ते नहीं हैं, सारी जगह इंसान काम कर रहे हैं और एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी कोताही होती है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आपका ख्याल है कि ये डॉक्टर मेडिसिन कंपनियों को फ़ायदा दे रहा है, बहुत ज़्यादा दवाई लिख रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख रहा है, तो आप उसके पास ना जाएं। फैसलाबाद में कम अज़ कम तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉक्टर हैं। अगर आप देखते हैं कि जी चंद एक डॉक्टर ऐसा काम कर रहे हैं और आपके ज़हन में और आप देख रहे हैं, तो आप उनके पास ना जाएं, आप उनके पास इलाज का बाईकाट करें ताकि उनको भी अकल आ जाए कि भाई हमने ये काम नहीं करना। तो ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कह रहे हैं कि फ़लाँ डॉक्टर दवाइयाँ भी ज़्यादा लिखता है, मेडिसिन कंपनियों को फ़ायदे भी देता है और आप जाते भी वहाँ पे हैं, तो ये तो फिर एक दोगलापन है, इसमें कुछ। डॉक्टर साहब, लास्ट में मुझे ये बता दें कि अगर ये ज़बरदस्ती, जैसे कि अब देखें यंग डॉक्टर्स भी उस तरह से एक्टिव नहीं रहे हुकूमती जबर की वजह से, अगर ज़बरदस्ती POS मशीनें लग जाती हैं, टैक्स वसूली का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर डॉक्टरों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? लास्ट कॉल क्या होगी? ज़ाहिर बात है डॉक्टर टैक्स तो बहुत देते हैं। अभी भी आप अगर देखें 8 बाज़ार इकट्ठे कर लें और डॉक्टरों का टैक्स इकट्ठा कर लें, डॉक्टरों का टैक्स बहुत ज़्यादा होगा। तो टैक्स तो हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अगर ये POS से लगाएंगे जो कि हमसे वादा किया गया था नहीं लगाएंगे, अगर ये वादा खिलाफ़ी करेंगे तो इसके बारे में तो फिर हम एक पूरा एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान करेंगे। और ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग होगी, उसमें हम बैठेंगे और फिर FBI वालों से भी रब्ता करेंगे कि जो आपने वादे किए थे क्यों पूरे नहीं हो रहे। उसके बाद फिर हम अपने एहतजाजी लाएअमल का ऐलान करेंगे। डॉक्टर इरफान साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी। जितने भी इतराज़ात थे लोगों के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उनका बड़ा वाज़े और मुदल्लल जवाब दिया। तो अभी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट मौजूद है, सीनियर एडवोकेट इमरान मुनीर साहब, कॉरपोरेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़े एक्सपर्ट हैं, इस पूरे जो है वो सेटअप को समझते हैं। तो अभी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोशिश कर रहा है टैक्स नेट में इजाफे की, डिजिटलाइजेशन की, POS मशीनें नस्ब की जा रही हैं, तो ये इनसे जानते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इमरान मुनीर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो इसका ये सेक्टर स्पेशली कौन कौन से टारगेट किए गए हैं? देखें, इसमें जो मेजर एलिमेंट है ना वो रिटेल सेक्टर है। रिटेल सेक्टर वो है जहाँ पे एंड कंज्यूमर आता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है जो एंड कंज्यूमर जहाँ पे जाके शॉपिंग कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है, पार्लर्स हैं, जिम हैं, क्लिनिक्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ये बेसिकली ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे एंड कंज्यूमर जा रहा है और वो अनरिपोर्टेड है या अंडर रिपोर्टेड है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है जिसमें क्लिनिक्स पे बहुत ज़्यादा FBI ने रेड किए हैं, जा के पकड़ा और बड़ी हैवी अमाउंट्स रिकवर की हैं, क्योंकि बहुत कम उसमें टैक्स पेड रेशो थी। तो ये बेसिकली FBI का पिछले 2 साल से एक मोटिव चल रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को डिजिटल वे से लाइव
ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ अक्रंस जहाँ हैपन हो रही है उसको वहाँ पे रिपोर्ट करें। यानी जब जो ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रही है उसको उसी टाइम पे वहाँ से रिपोर्ट करें, ताकि जो टैक्स चोरी है उसका सद्देबाब किया जा सके। तो उसी एफर्ट को लेते हुए अभी ये जो आपने देखे हैं कुछ 12-14 सेक्टर्स जिनको इन्होंने POS इंटीग्रेशन में लेके आए हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ हैपनिंग जो है वो रिपोर्ट हो। तो ये उस हवाले से रिटेल सेक्टर आप समझ लें इसको कि एंड कंज्यूमर का जो रिटेल सेक्टर है उसको लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। पहले ही नोटिस दे दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, या क्या तरीकाकार होगा उसको टैक्स नेट में लाने का? अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट ईयर बजट में ना इन्होंने इस पूरे मैकेनिज्म को स्ट्रीमलाइन कर दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी जी, ब्लैकमेलिंग होती है, FBR के ऑफिसर्स आते हैं, तंग करते हैं। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बना दिया कि सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियल पेनल्टी उसका इम्पैक्ट आएगा, फिर उसके बाद आगे अगर उसके बाद भी कंप्लाइंस नहीं होती फिर सीलिंग या ये वाला बिज़नेस बंद करने का ऑप्शन आएगा। ये नहीं होगा कि वो पहली दफ़ा जाएं और पहले नोटिस पे जाके सील कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, 3-4 स्टेजेस हैं इसकी, जिसमें सबसे पहली स्टेज नोटिस सर्व है। अगर आप नोटिस के जवाब में कंप्लाइंस कर देते हैं तो उस पर जो पेनल्टी है वो वेव ऑफ हो जाती है, बल्कि बाद जगहों पे ऐसे है कि अगर दूसरे नोटिस के बाद भी आप लगा देते हैं ना तभी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है। तो ये नहीं है कि जाते ही सील कर देंगे। अच्छा, इसमें अब जो यहाँ पर डॉक्टर्स का मौक़िफ़ तो ये था कि हम सर्विसेज बेचते हैं, वकील भी बेचते हैं, वकील इस नेटवर्क से बाहर है, हम इसमें हैं, तो ये इस पे आप क्या कहेंगे? वकला को भी शामिल होना चाहिए? देखें, ये थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है तो सही, फीलिंग तो यही है अपेरेंटली, लेकिन अब दूसरी तरफ एक और चीज़ देखिए, जो सिस्टम पाकिस्तान में बन गया, आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उस बिज़नेस के बाद आपने क्या करना है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आप कोई एसेट परचेज़ कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इसमें वकील, डॉक्टर सब आ जाएंगे। ऑल्दो कि डॉक्टर्स का सेगमेंट एक ऐसा था जिसमें एक फ़िक्स्ड परसेंटेज डेली आती थी। फॉर एग्जांपल एक क्लिनिक है, उस पर डेली के वो 100 मरीज़ चेक करते हैं, 200 मरीज़ चेक करते हैं, या फुटफॉल ज़्यादा है। वकला का सेगमेंट उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं बैठे हुए, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठे हैं। मैं एग्री करता हूँ कि इनको भी टैक्स नेट में आना चाहिए और टैक्स देना भी चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखें एसेट परचेज़ करने के लिए अब आपको वाइट मनी की ज़रूरत है, तो आपने कहीं ना कहीं से अपनी इनकम को डिक्लेयर भी करना है और उसके बगैर आप कुछ ले भी नहीं सकते। तो देंगे वो भी, लेकिन इनके मुकाबले में नहीं अभी आ रहे। बहरहाल ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसको होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी नोट की है, अब जैसे डॉक्टर्स की, या मैं मतलब किसी भी शोबे को हट के कहता हूँ कि आम बंदा जिसके पास वाइट मनी नहीं है लेकिन वो बहुत सारी फाइलें परचेज़ कर रहा होता, प्रॉपर्टी की दुकानें, बड़े बड़े प्लाजे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, तो उसमें जब एंड पे नाम लगेगा तब उसके नाम लगेगा, अदरवाइज़ वो फाइलें बेच के अपने कैश में मज़ीद जो है वो इजाफा कर लेगा और उसको कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो घर उसका भाई है या एक गाड़ी रखी है, बाकी वो पैसे बढ़ा रहा है गोल्ड की सूरत में, दीगर एसेट की सूरत में। अब ये बहुत बड़ा मसला है कि उसके मुकाबले में अब वो अपने नाम कुछ नहीं करवाता, बच्चों के नाम करवा देता है या किसी और के नाम करवा देता है, तो फिर जो FBR या दूसरे जो डिपार्टमेंट है ये मतलब अब इसमें बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन देख लें या बड़े बड़े जिम देख लें, क्लब देख लें, जनाब क्लब देख लें, या इसमें जो मेंबरशिप्स हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं, या बैरून मुल्क सफ़र करने वाले बार बार वो बड़े नज़रअंदाज होते हैं इसमें। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अंडर रिपोर्टेड है, ये तो एक फैक्ट है। आपने ये 236C, 236K, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारा इतना एग्रेसिवली और रिगरसली गवर्नमेंट को कलेक्ट करते हुए इसीलिए देखा है क्योंकि ये सेक्टर अनरिपोर्टेड है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब तक वो ट्रांसफ़र एक्टिविटी नहीं होनी तब तक वो पता नहीं चलना, वो 10 हाथ बिक जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे ने अगर वो पैसा कमा लेता है, उसने करना क्या है? अब उसने अगर कहीं पे कोई एक्सपेंस ऐसा करना है, जैसे आपने ट्रैवल की बात की, उसका रिकॉर्ड FBR के पास है। उसने कोई एसेट परचेज़ करना है, उसका रिकॉर्ड FBR के पास है। 2014 से लेके 2024 तक इन 10 सालों में FBR की सबसे ज़्यादा एडजुडिकेशन हुई इस चीज़ पे है कि आपने ये एसेट परचेज़ किया था, डिक्लेयर किया या नहीं किया, अभी भी हो रही है। अब इसमें कंप्लाइंस बढ़ गई है लोगों की, लेकिन पहले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा अंडर कंप्लाइंस थी कि लोगों ने एसेट लिए हुए थे, उनको पता नहीं था, डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, और बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं। लेकिन अब ये चीज़ बेहतर हो रही है। अच्छा, इसमें एक और राय भी ये भी जैसे यहाँ पे सख्ती हुई है, प्रॉपर्टी में दीगर सेक्टर में टैक्सेस बढ़े हैं, तो अब पैसा जो है वो दुबई या दूसरे मुल्कों में जाना शुरू हो गया, तो ये भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। क्या समझते हैं आप? जी, ये फैक्ट है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अनस्टेबल होगी ना तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल तो होगा। हुआ भी इलीगल तरीके से है और इस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बड़े सख्त कवानीन बनाए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आमला जो है आपका, उसके अलावा आपकी एजेंसीज़ हैं जो इसको मॉनिटर कर रही हैं। ये नो डाउट एक अलमिया है पाकिस्तान के लिए, और इस पर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करें। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज भी टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के दरमियान ट्रस्ट का फुकदान है। अगर इनका ट्रस्ट होगा तो ही लोग अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करेंगे, अपनी इनकम भी डिक्लेयर करेंगे, और आपको फिर इन सारी चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है।
चीज़ ये बताइएगा, पाकिस्तान में जैसे कि होता है कि वो आप समझते हैं कि कोई भी जितनी भी सख्ती हो जाए कहीं ना कहीं फिर वो कोई रास्ता निकल आता है। हमारे जो है वो टैक्स को डील करने वाले लोग वो भी रास्ता बनवा देते हैं, फिर उसमें जो टैक्स लेने वाले हैं वो भी कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि हम देखते हैं बहुत सारे केसेस मैच्योर नहीं हो पाते, रास्ते में कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं टक लग जाता है। तो इसका क्या हल है कि ये टक ना लगे? देखिए आपकी बात ठीक है, इशू क्या है इसके अंदर, दो चीज़ों को दोनों तरफ से देखना चाहिए। नो डाउट कि ये सख्ती वाला एलिमेंट भी ज़्यादा है और मेच्योर होना केस और टैक्स रिकवर होना ये भी एलिमेंट है, लेकिन इसके पैरेलल आप देखें कि इन कंडीशंस में इस इन्फ्लेशन के होते हुए जो टैक्स रेट्स इन्होंने रखे हुए हैं, अब 5.6 मिलियन के ऊपर जाके 45% टैक्स रेट है। 5.6 मिलियन का मतलब है कि आप कोई 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया आमदन वाले बंदे को कह रहे हैं कि तो इसमें से 2.5-3 लाख रुपये टैक्स दे दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये वो अनरियलिस्टिक किस्म के हाई टैक्स रेट्स हैं जो कि डिस्टर्ब करते हैं। फिर आप उसकी एडजुडिकेशन में जाते हैं, आप कहते हैं यार अब किसी भी बंदे की 10 मिलियन इनकम है, 10 मिलियन इनकम कोई कॉमन इनकम है, ये बहुत बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन उसको अगर कहें ना कि इसका 25% आपने टैक्स दे देना या 45% टैक्स दे देना है, उसके लिए मुश्किल है। थोड़ा सा गवर्नमेंट के करने का काम ये है कि रैशनलाइज करे। सैलरीड सेक्टर एड्रेस हुआ है पिछले साल, थोड़ा सा उसको इन्होंने बेहतर किया है कि कम से कम जिनकी 2 लाख रुपए तक सैलरी उनको बेहतर किया है, लेकिन बिजनेस में जो टैक्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो सेटलमेंट जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं ना कि अगर इवेजन पकड़ी भी गई है तो उसकी पूरी रिकवरी हो तो वो नहीं हो पाती, उसकी रीज़न ये भी है। अच्छा, सुपर टैक्स में भी यही तनकीद होती है कि एक बंदा है उसने पहले टैक्स दे दिया, फिर जो इनकम से थोड़ा सा बढ़ा है तो उसको अलहदा से सुपर टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, सुपर टैक्स एक ऐसी चीज़ है, हम लोग चूँकि इंटरनेशनल स्टडी नहीं करते, दुनिया में हर जगह हाई अर्निंग इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो ये एक अच्छी लिमिट है जिसमें आपका 15 करोड़ की लिमिट है। 150 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो आपने देना, अब जिसका प्रॉफिट 150 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ उसने देना है। और इसमें हुआ क्या है कि चूँकि हम लोग आदी हैं, हम टैक्स देते नहीं हैं, अदालतों में चला गया, केस चलता रहा 4-5 साल, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहा, 50% जमा करवा, वो अब यकदम जब वो पिछले 3-4 सालों का लग के आना शुरू हुआ है, नोटिस आ गए, तो एक बहुत ज़्यादा वो एक फ़िज़ा बन गई है कि सुपर टैक्स पता नहीं क्या हो गया। कुछ इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ इनकम्स एग्जम्प्ट हैं जो कि नहीं थी टैक्सेबल, उनको इंक्लूड करके जब बनाया गया तो ये थोड़ी सी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, दोनों तरफ से हैं चीज़ें, टैक्स पेयर की तरफ से भी है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा इमरान साहब, एक जनरल सा सवाल है, आप मुझे गलत भी कर सकते हैं, तो इसमें एक तासुर ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी प्रोडक्शन करने वाला उतना नहीं कमा पाता जितने ये सरकारी बड़े बड़े ओहदेदारान जो सर्विसेज स्पेशली इसमें लगे हुए हैं टैक्सेशन के महकमों में, वो ज़्यादा कमा लेते हैं। देखिए, स्पीड मनी लेना, रिश्वत लेना या किसी भी 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना, ये तो दुनिया में हर जगह होता है। इसको रोकने के लिए कवानीन बेहतर किए जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे बंदा कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसके लिए आप कानून बेहतर करें, आप कंप्लायंस अच्छी करें। और सबसे बड़ी बात फिर वही है, कानून बेहतर कब होना है, जब आपका ट्रस्ट होगा। टैक्स पेयर का अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे। आप देखें जितनी आपकी बिजनेस कम्युनिटी की बॉडीज़ हैं, चैम्बर्स हो गए, आपकी एसोसिएशन हो गई, टेक्सटाइल वाले हो गए, कोई भी, उनका आप देखें जब भी वो बैठते हैं बोर्ड के, उनके शिकवे शिकायतों का एक अंबार है, उनके अनएड्रेस्ड इश्यूज़ पड़े हुए हैं। आप उनको एड्रेस करें, उनको लाइजनिंग में लें, उसके बाद आपकी सबसे अच्छी कलेक्शन होगी और आपकी कंप्लायंस भी बेहतर होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, जो ट्रेडर्स पे टैक्सेशन बहुत कम है, देखें कि जो एक्सपोर्ट करता है या इम्पोर्ट करता है या मुलाजम है वो सारे अपना टैक्स दे रहे होते हैं। अब जो कचहरी बाज़ार में बैठा 100 मोबाइल रोज़ बेच रहा है या ले रहा है, रीसेल सारा कुछ है, या इसके अलावा कोई गला मंडी में, ये सारे टैक्स नेट से बाहर हैं और ये बहुत बड़ा तबका है। अब जो नया मोबाइल ख़रीदेगा वो तो दे देगा टैक्स, अब उसके बाद जितना भी रीसेल होना है या इवन के गाड़ी रीसेल होनी है वो किसी और के नाम पे, तब भी वो चलाई जा रहा है और ये कई सालों से चलाई जा रहा है। घर है, प्लाट है, फाइल है, ये सारा आप क्या समझते हैं कि क्या तरीका हो सकता है कि जिसमें कोई भी चीज़ रीसेल होनी है तो उसको भी इस नेट में लाया जाए? सर, उसका बेहतरीन हल यही है, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन। हर रिटेल सेक्टर जो है उसको पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन करवानी है। उसकी लिमिट है 10 मिलियन। कोई भी दुकानदार जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोई माल बेचता है या कोई सर्विसेज देता है, उसने इंटीग्रेशन करवानी है। कानून मौजूद है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कंप्लायंस है। देखिए अभी थोड़े से सेक्टर शुरू हुए हैं तो कितना शोर शराबा मच गया है। तो अगर इन सारे लोगों को ज़बरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जो कि, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब फैसलाबाद की अगर मिसाल लें तो आपके 8 के 8 बाज़ार ऐसे हैं, उनमें आपको शायद 5 या 10% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बेसिक एनटीएन भी लिया हुआ है। ये तो अगली बात है ना कि वो पीओएस लगवाएंगे या कोई सेल्स टैक्स जिस पे एप्लीकेबल है वो देगा। यहाँ पे तो एनटीएन तक नहीं बना हुआ, बगैर एनटीएन के बिजनेस हो रहा है और पूरे बाजार आपके भरे पड़े हैं। आपका ट्रेड हब है, आपकी सबसे बड़ी मार्केट यान मार्केट है। अगर वहाँ पे आप चले जाएँ, आपकी पायमा के मेंबर्स मेरे ख्याल 4400 मेंबर है। आप उनमें से देखें कितनों का एनटीएन नहीं है आज तक।
तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हैं, इश्यूज़ हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ उनका ट्रस्ट भी बिल्ड करें। अच्छा, यार्न मार्केट के हवाले से जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जाती है फैसलाबाद में, लाहौर में या कराची में या कहीं भी पाकिस्तान में, कि यहाँ पर पर्ची पे जो है वो सौदे हो रहे होते हैं। एक पर्ची है वो करोड़ रुपए की है और वो इधर से उधर जा रही है और उसमें रेट्स भी बढ़ रहे होते हैं, और फिर जो कोई भी बड़ा बायर आता है तो वो सारी पर्चियाँ सेटल करके जो है वो फाइनल अपने नाम वो सौदा कर लेता है। तो जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा हो कि एक पर्ची जो है वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट हो चेक की बजाय, तो वहाँ पे ये कैसे फिर चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव तो लिया है इस साल के, जो यार्न मैन्युफैक्चरर है यानी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी कंप्लायंस लगाई है, उनकी रिपोर्टिंग की है, क्योंकि जब से ये सोलर पैनल्स बहुत ज़्यादा लगे हैं अब वो यूटिलिटी कंजम्पशन से उसकी प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते। अब ये हो रहा है कि वहाँ पे उन्होंने कैमरास लगा दिए हैं, उन पे डिजिटलाइजेशन करवा रहे हैं। फिर उसके बाद अभी बजट में आ गया अगले साल से आपकी डिजिटल बिल्टी शुरू हो जानी है, ई बिल्टी की शक्ल में। तो आपकी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होंगी उनके साथ अगर ई बिल्टी है, दैट ई बिल्टी का मतलब है कि पीछे टैक्स पेड है, वो चोरी का माल नहीं है या उस पर टैक्स इवेजन नहीं हुई। तो ये एक सिस्टम बन गया है, ये ग्रेजुअली बेहतर हो रही हैं चीज़ें। शुक्रिया इमरान साहब, आपने बड़ी जो है वो मुफीद मालूमात दी देखने वालों को। तो अभी यहाँ पर इस सब का मकसद यही था कि हम बता सकें कि कौन कौन से शोबे जो है वो टैक्स नेट में लाए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, और इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी टैक्स बनता है तो वो लाजमी देना चाहिए, इसी से ये मुल्क चलते हैं और ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर टैक्स नहीं देंगे तो आपके कारोबार की बदनामी भी होगी, सील भी होगा और सारा कुछ होगा। तो इस सब का यही पर्पज़ था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।